चार्ज का फ्लो है। तो इस तरह से आप इंटरचेंजेबली मान सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट है, दूसरा कन्वेंशनल करंट है। सो हम इसे नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं इस तरह के करंट को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अगर हम करंट के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं तो। वही अगर पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम करंट मानते हैं तो इसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। हम नॉर्मली कन्वेंशनल करंट की ही बात करते हैं जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पे चर्चा करते हैं। यहां पर कुछ मुद्दे और भी है जो आपके मन में सवाल के तौर पे आ सकता है कि हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में ये पढ़ा था कि अगर कोई भी कंडक्टर हो, कंडक्टिंग मटेरियल हो, उसे अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता, जैसे यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है एक कंडक्टर को, तो उस कंडक्टर के अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेता है, कुछ ऐसे। उसके कारण यहां पर पॉजिटिव चार्जेस बन जाते हैं कि यहां अंदर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो बनता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो बनता है। लेकिन यहां तो हम ये देख रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां एग्जिस्ट कर रहा है और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? अब ध्यान से देखिए, यहां जो कंडक्टर की बात हम कर रहे थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, यहां पर यह कंडक्टर स्टैंड अलोन कंडक्टर था। मतलब क्या है? मतलब ये किसी सोर्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहुंच के अब ये बाहर नहीं जा सकता है। यहां पर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो कुछ निगेटिव चार्जेस आके इन जगह को भर नहीं सकता है। वहीं पर अगर आप इसे एक सोर्स के साथ जोड़ देते हैं, पॉजिटिव चार्जेस के सोर्स के साथ, तो होगा ये, यहां पर निगेटिव चार्जेस के सोर्स, तो होगा ये सारे निगेटिव चार्ज बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही निगेटिव चार्जेस बाहर निकल गए यहां से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रहेगा। यहां भी निगेटिव चार्जेस इन पॉजिटिव चार्जेस के जगह को अगर भर ले तो यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रहेगा। इसीलिए कंडक्टर जब एक सोर्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है, चार्ज के सोर्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं बनता है। तो आई होप कि आपके मन में ये जो सवाल है ये क्लियर आउट हो चुका होगा। और ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल होता है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने में, और उसी के मूवमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हम मानते हैं कि कन्वेंशनल करंट है, और हम बात करेंगे हमेशा आगे कन्वेंशनल करंट पे ही। अब हम चलिए करंट को डिफाइन कर लेते हैं। करंट को डिफाइन करने के लिए एक बार मैं क्या करता हूं, यहां पर एक कंडक्टर ड्रॉ कर लेता हूं। थोड़ा प्रैक्टिकल सेंस में अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे इसे। सो एक कंडक्टर, सिलिंड्रिकल कंडक्टर, सिलिंड्रिकल मेटेलिक बॉडी एक मान ले, कुछ ऐसा, और इसे हम जोड़ देंगे एक सोर्स के साथ। सोर्स मतलब चलिए एक बैटरी के साथ हम जोड़ देंगे। तो अब इसे हमने जोड़ दिया एक बैटरी के साथ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इधर और नेगेटिव टर्मिनल के साथ अपोजिट साइड को हमने ऐसे जोड़ दिया। इससे होगा क्या, यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, तो यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे फ्लो होंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, और अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पे जो फोर्स अप्लाई होगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। तो चलिए कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, और इन पे एक्ट कर रहा है कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में, उसके कारण इसका फ्लो होगा जिसे कि हम करंट कहते हैं। अब हमें उसी करंट को डिफाइन करना होगा कि हम एग्जैक्टली करंट किसे कहेंगे। यहां तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को हमें कंसीडर करना है, फिर करंट को डिफाइन करना है। क्या हम ऐसे कहेंगे कि जितने टोटल चार्जेस का फ्लो हो रहा है वही करंट है? नहीं, इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है और हम इसे आगे यूज नहीं कर पाएंगे। इस तरह अगर हम करंट को डिफाइन करेंगे तो उसका कुछ खास मतलब नहीं निकल के आएगा और उसे हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। हम साइंस को यूज क्यों करते हैं? हम साइंस पढ़ते ही क्यों हैं? चीजों को आसान करने के लिए।
ताकि आगे चल के डिफरेंट सिचुएशंस में हम उस नॉलेज को अप्लाई करें और जो आउटकम है उसे प्रेडिक्ट करने का कोशिश करें। और जितना सही हम प्रेडिक्ट करेंगे उतना ही हमारा जो नॉलेज है उतना ही रॉबस्ट होता है। तो अब इसे बेहतर यूज करने के लिए, ताकि आगे इसका प्रॉपर एप्लीकेशन हम कर सके, इसके लिए करंट को कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है कि एक कंडक्टर की ही बात कर ले, अगर इसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इस कंडक्टर में किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर आप कंसीडर करें तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कुछ ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कहीं भी ले सकते हैं हम। सो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कुछ ऐसा कंसीडर किया, यहां पर थोड़ा कलर बदल दूं। सो यहां पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ऐसा। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से या इस क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करेगा वही होगा इस कंडक्टर में करंट। सो करंट को हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि करंट ये होगा चार्ज क्रॉसिंग इन शॉर्ट मैं लिख रहा हूं, चार्ज क्रॉसिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, चार्ज क्रॉसिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। तो अगर हम यहां पर इसका यूनिट देखें, चार्ज क्रॉसिंग का यूनिट क्या होना चाहिए? चार्ज क्रॉसिंग का यूनिट कूलम होना चाहिए। कितना चार्ज क्रॉस किया, कूलम उसका यूनिट होगा। और टाइम का यूनिट क्या होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए। तो करंट का जो एसआई यूनिट होता है, यहां हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं दोनों ही, तो करंट का जो एसआई यूनिट होता है, ये एसआई यूनिट होता है कूलम पर सेकेंड। सो ये जो बात कर रहे हैं हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, और इसी को हम कहते हैं एम्पियर। इसे हम ए से डिनोट करते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर। सो 1 एम्पियर का मतलब होता है कि एक कूलम चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन से अगर क्रॉस करे 1 सेकंड में तो वो बन जाता है 1 एम्पियर। तो यहां पर आप देखें कि क्रॉस सेक्शन हमने आर्बिट्रेरली इसे चूज किया। तो इस क्रॉस सेक्शन से मान ले 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज पास होगा तो हम कहेंगे कि वहां जो करंट है वो 1 एम्पियर का है। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन हम कहीं भी कंसीडर कर ले, मान लेते हैं हमने क्रॉस सेक्शन जो कंसीडर किया यहां पर कंसीडर किया, तो क्रॉस सेक्शन यहां पर कंसीडर करने से भी अगर हम करंट को मेजर करें इससे भी, तो क्या सेम करंट हमें मिलेगा? बिल्कुल हां, करंट जो है वो सेम रहेगा, चाहे आप क्रॉस सेक्शन यहां पर कंसीडर करें या आप क्रॉस सेक्शन यहां पर कंसीडर करें, करंट सेम मेजर्ड होगा, करंट सेम रहेगा दोनों ही केस में। मतलब कि इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में जितना चार्ज क्रॉस करेगा, इस क्रॉस सेक्शन से भी 1 सेकंड में उतना ही चार्ज क्रॉस करेगा। तो करंट यहां पर जितना होगा और करंट यहां पर जितना होगा, ये दोनों, मैं करंट के लिए CUR लिख देता हूं। सो करंट दोनों ही जगह पे जो है ये सेम होगा। रीजन क्या है इसका? आप इस लॉजिक को आगे चल के किरशॉफ्स फर्स्ट रूल जो है, जो कि है जंक्शन रूल, वहां आप यूज करेंगे। रीजन क्या है इसका? अगर आप एटॉमिक लेवल पे देखें तो इसके पीछे का रीजन क्या है? आप देखिए, ये जो कंडक्टर है ये कंडक्टर अनचार्ज्ड है। अगर मान ले ऐसा नहीं होता कि चार्जेस जो है यहां से जितना फ्लो करके अंदर आ रहा है यहां से उतना फ्लो करके बाहर नहीं जा रहा। फॉर एग्जांपल, चलिए एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं, अभी ये जो सिचुएशन है ये तो अनचार्ज्ड बॉडी है, भले ही यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन है लेकिन है तो अनचार्ज्ड बॉडी। यहां पर आप अगर 2-3 और फ्री इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे तब इस रीजन में जो है ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एक्स्ट्रा, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हैं तो। अब यहां अगर मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स अंदर आते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब यहां से अंदर आया 5 इलेक्ट्रॉन्स और यहां से बाहर निकला सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एक्स्ट्रा एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। इसी तरह से ये अगर कंटिन्यू होते जाए तो बहुत सारे एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे। तो यहां ये जो रीजन है ये रीजन निगेटिवली चार्ज्ड रीजन बन जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कितनी देर तक ये होगा? कितना जमावड़ा होगा इलेक्ट्रॉन का एक ही जगह में? अब आप पूछेंगे क्यों नहीं होगा? इसके पीछे का अगर एग्जैक्ट रीजन देखें तो आप देखें, अगर कभी भी ऐसा होता है
कि कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया इस रीजन में, इस रीजन की बात कर रहे हैं हम, कोई भी आप रीजन कंसिडर कर लें। तो इस रीजन में अगर कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए किसी भी तरह से, तो अब ये रीजन जो है ये तो निगेटिवली रीजन बन गया, ये वाला रीजन। ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स को आने से रोकेगा, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स में तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पर अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द सोर्स, ड्यू टू द बैटरी। सो अब आप ये देखें कि यहां जो फोर्सेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हर इलेक्ट्रॉन पे तो लग रहा है, हर इलेक्ट्रॉन पे बराबर लग रहा है, और ये यहां से बाहर तो निकलने का कोशिश कर रहे हैं और निकलेंगे भी, लेकिन ये निगेटिव रीजन में है, रीजन बना रहा है, इसी के कारण ये इधर से इलेक्ट्रॉन्स को अंदर आने से रोकेगा। तो सिचुएशन क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहां बन गया था, आ गया था, जो कि पॉसिबल नहीं है, हमने ऐसा कंसीडर कर लिया, अगर आ जाता है तो क्या होगा। तो कुछ आ गया था, इसके कारण ये अंदर आने से इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा, लेकिन बाहर जाने से रोकेगा नहीं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे उस रीजन से। इक्विलिब्रियम तभी बनेगा जब कोई भी नेट चार्ज किसी भी रीजन में नहीं रहेगा, चाहे आप रीजन यहां कंसीडर करें या फिर आप रीजन किसी और जगह पे कंसीडर करें। एक क्रॉस सेक्शन मैं और ड्रॉ कर लेता हूं। चाहे आपका कंसीडर्ड रीजन ये हो, किसी भी रीजन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते हैं। जैसे ही थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा वहां पर, वो अंदर आने से इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा, लेकिन बाहर जाने से नहीं रोकेगा, उसे हेल्प करेगा बाहर जाने में। तो वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से आ भी जाता है, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं आ गया वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो वहां से वो बाहर निकल जाएगा, और वो जो रीजन है वहां हमेशा जो है नेट चार्ज वो जीरो ही रहेगा। इसीलिए कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कहीं भी कंसीडर कर ले, जो करंट है वो सेम रहेगा। तो अब जाते जाते 1 एम्पियर जिस पे कि हमने बात किया था, इसे एक बार मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि 1 एम्पियर जो है ये बराबर है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 कूलम चार्ज अगर पास करे इन 1 सेकेंड। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।